हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सभ्यता और संस्कृति। नमस्कार दोस्तों। मैं अने अपने इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अने एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उसका एक चैनल है लेट्स क्रैक इट एमपी एग्जाम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही होगा। मेरा नाम नितिन कुशवाहा है। मैं लगभग 5 से 6 साल से यूपीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और लगभग 6 से 7 हजार स्टूडेंट को अभी तक मैं गाइड कर चुका हूँ, है ना। क्रैक क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यों है, व्हाट यू विल गेट, इस आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि देखिए, एक तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर दूसरी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लाइव क्लासेस सेशन होते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की फैकल्टियाँ आपको क्या रहती है, अवेलेबल रहती है ना। यहाँ पर दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के अंतर्गत काफ़ी सस्ती मात्रा में आपका एक अच्छी क्वालिटेटिव क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है। देखिए, आपके पास में सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन होना क्या है, आवश्यक है, और उसके साथ में एक नॉमिनल आपका क्या रहता है, चार्जेस रहते हैं, जिससे आप आपके अध्ययन को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कोर्स जो बने हुए स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो एमपी आरक्षक की एग्जाम आने वाली है, तो आरक्षक के बेस के पूरी बैचेस यहाँ पर क्या होती है, तैयार होती है। और दूसरा, यहाँ पर जो फैकल्टियों का एक समूह है, एक ग्रेप्स के रूप में एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सारी प्रकार से क्या पढ़ाती है फैकल्टी, और लगभग 30 से प्लस कोर्सेज को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ आगे की तरफ अपन देखते हैं। आगे की तरफ ये जो ऐप है, इसमें मॉक टेस्ट से लेके एमसीक्यू से लेके आपके मेंस की आंसर राइटिंग, प्री के पेपर, यहाँ पर पूरी तरह लगभग क्या बना हुआ है, बंच बना हुआ है। फिर यहाँ पर अगर और अपन आगे की तरफ बात करें तो यहाँ लाइव क्लासेस होती है, दूसरा होती है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लासेस के अंतर्गत अगर बात करें कि जैसे मैं आपको अभी वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लाइव क्लासेस के रूप में पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो आपका ये लेक्चर छूट जाता है, तो मेरा लेक्चर मेरी उस पर क्या रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। आप कभी भी उसको क्या कर सकते हो, बाद में व्यू कर सकते हो। ठीक है। यहाँ अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन 1 महीने का सब्सक्रिप्शन का आपकी कीमत होती है 1400 रुपये। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 3500 रुपये, और 6 महीने की सब्सक्रिप्शन की कीमत होती है 5600 रुपये। 12 महीने की अगर बात करें तो 12 महीने का पूरा ओवरऑल पैकेज आपको पड़ता है 7 हजार रुपये का। 24 महीने की अगर बात करें तो उस पर 75% लगभग डिस्काउंट चलता है, तो 8400 रुपये में वो पड़ता है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, मेरे रेफरल से आप अगर एडमिशन लेते हैं या मेरा कोड यूज़ करते हैं, तो आपको सीधे सीधे क्या मिलता है, 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। मेरा कोड है यहाँ पर NITIN01। यहाँ आगे की तरफ अगर परिचर्चाएं करें, आगे की तरफ बात करें, तो 1 महीने के पैकेज पर अभी 10% का लगभग डिस्काउंट चल रहा है। तो आपका जो 1400 रुपये वाला कोर्स होता है दोस्तों, वो आपको पड़ेगा 1260 रुपये में। 3 महीने के पैकेज की बात करें तो 3500 रुपये का जो आपका पैकेज है, वो आपको प्राप्त होगा 3150 रुपये में। 6 महीने के पैकेज की बात करें तो 6 महीने का आपका जो पैकेज होता है, वो है आपका 5600 रुपये। 5600 में जो वर्तमान में अभी 33% क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, उसकी कीमत है 5040 रुपये। 12 महीने की अगर अपन बात करें तो 58% आपको क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। उसमें अब अपन देखते हैं, जो 7000 में आपको मिलने वाला था, वही सुविधाएं आपको 6300 रुपये में अनअकैडमी उपलब्ध कराता है। 24 महीने की पैकेज या 2 साल की अगर अपन बात करें तो पर मंथ देखिए बहुत ज़्यादा कास्टिंग नहीं है। पर मंथ मात्र 315 रुपये में आप पढ़ सकते हो, है ना। देखिए, यहाँ पर एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फैकल्टी है ना, सब एक ही जगह मिल जाती है। और 315 रुपये एक रिचार्ज की भांति ही होता है। 2 साल तक अगर आप करते हैं तो इसके प्राइस है 7560 रुपये। और आप अगर मेरे रेफरल कोड को नितिन 01 को अगर आप यूज़ करते हैं,
तो आपको 10% का सीधे सीधे क्या मिलता है दोस्तों, 10% का आपको सीधे सीधे यहाँ डिस्काउंट मिलता है। आई होप आपको क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली आप इस पर क्या लीजिए, इस पर रजिस्टर्ड ना हो तो रजिस्टर्ड होइए और मेरे कोड को आप यूज़ कीजिए, नितिन01 जो कि मेरा कोड है। आज का जो अपना टॉपिक है, अपन जो कर रहे हैं सोशोलॉजी के अंतर्गत अपन देख रहे हैं पेपर नंबर सेकंड का पार्ट नंबर ब या खंड ब का यूनिट नंबर 3, 4, 5 की अपन परिचर्चाएं करते हैं। उसी के बीच का एक टॉपिक है सभ्यता और संस्कृति, है ना। बहुत अल्टीमेट शब्द है, मतलब अगर इस शब्दों की बात की जाए तो अपन बचपन से सुनते आते हैं दोस्तों कि सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्यन सभ्यता, ये सभ्यता वो सभ्यता, भारत की संस्कृति ऐसी, भारत की संस्कृति वैसी, भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्कृति मानी गई है। या फिर अगर अपन संस्कृति की बात कर रहे हैं, यूरोपियन संस्कृति ऐसी, पश्चिमी संस्कृति ऐसी, पूर्वी संस्कृति ऐसी। बचपन से लेके तो अपन जब तक बड़े होते हैं, जब तक इन सब शब्दों को क्या करते हैं दोस्तों, सुनते हैं। अब अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले अपन किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले अपने को देखना रहता है वो चीज है क्या। आज का लेक्चर जो है, पहली बात तो बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर संस्कृति जो शब्द अपन बचपन से सुनते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, संस्कृति को पढ़ेंगे, सभ्यता क्या होती है। देखिए आपने इतिहास में भी जाना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। आपने संस्कृति के बारे में भी जाना होगा, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। ठीक है, आज अपन यहाँ पर ये चीजों को देखेंगे या इस चीज को अपन वॉच करने वाले हैं कि आखिर सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या है, और ये आपस में कैसे डिफरेंशिएट है, या इनको कैसे अलग किया जा सकता है, या कैसे इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग क्या बताते हैं, आपके अर्थ बताते हैं। क्लियर क्लियर दिख रहा है ना। थोड़ा व्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अपना बहुत ही शानदार क्या है टॉपिक है, सभ्यता और संस्कृति। हाँ, अपन बात कर रहे थे सभ्यता की, अपन बात कर रहे हैं आज संस्कृति की, है ना। बचपन से अपन सुनता है। देखिए आज अपन बात करते हैं सभ्यता और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए लेटिन भाषा के शब्द सिविटास, CIVITAS एवं सिविस से हुई सामान्यता, जिसका अर्थ अथवा नगर निवासी है, यह वर्ग शिक्षित है, वह स्थायी रूप से एक जगह निवास करता है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन, सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिविटाइस शब्द से इसका क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर निवासी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ है नगर निवासी या नगर। ये वर्ग जो है ये काफी ज्यादा शिक्षित वर्ग के रूप में अपने यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो वर्ग है स्थायी रूप से एक जगह क्या करता है, निवास करता है। देखिए कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मान लो 20 लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का ग्रुप यहाँ एक जंगल में क्या कर लेता है, निवास कर लेता है। उनसे उत्पन्न संतानें उसके ग्रुप को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। वो संतान निरंतरता से उसी जगह उसी जंगल में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो वहाँ के स्थायी रूप से एक जगह के निवासी हो गए। अब स्थायी रूप से एक जगह के निवासी हो गए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो वो क्या हो गए, शिक्षित हो गए। यहाँ पर एक सभ्यता के अंदर एक जैसे विचारधारा वाले लोग, एक जैसे जातीय वाले लोग, एक जैसे गुट वाले लोगों की अपन यहाँ पर क्या करते हैं, परिचर्चाएं करते हैं। संस्कृति शब्द और सभ्यता शब्द दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, परिचायक शब्द कहलाते हैं। जहाँ पर संस्कृति अपने रूप मूर्त रूप को काफी ज्यादा वर्ष दे देती है, या वर्ष को निकाल देती है, या वर्ष घटित हो जाते हैं, तो वो किसका रूप हो जाता है, वो सभ्यता का रूप हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम्पल के तौर पर ऐतिहासिक रूप में मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अपन ने ये चीजें देखते हैं
जब वहाँ के लोग निवासी कैसे थे, आर्थिक रूप से उनका क्या जीवन था, सामाजिक जो रूप से उनका जीवन क्या था, अगर वो व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग था, तो व्यापारी वर्ग किस हिसाब से व्यापार करता था, इन सारी चीज़ों का अपन समावेशन किसके अंतर्गत देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अपन क्या देखते हैं, उस चीज़ों का समावेशन देखते हैं। अब ये चीज़ बनी किससे, ये चीज़ बनी संस्कृति से। संस्कृति शब्द की अगर अपन बात करें या परिचर्चाएं करें, तो डेफिनेटली ये संस्कृत शब्द से मिलता जुलता शब्द माना जाता है। संस्कृति की अगर बात करें तो एक जैसी वेशभूषा का होना, एक जैसे खान पान का होना, एक जैसे रहन सहन का होना, एक जैसा नियमावली का पालन करना आपकी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। एक जैसी वेशभूषा मतलब कि अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के जनजाति वाले लोग, उसमें मान लो अगर अपन ने देखा कि यहाँ पर जनजाति वाले लोग एक जैसा क्या कर रहे हैं, जैसे कि बंजारा जनजाति की अपन बात कर रहे हैं, उनकी वेशभूषा क्या होती है दोस्तों, एक जैसी होती है। बंजारा जनजाति एक गुट मान लिया, उनकी संस्कृति कैसी है, एक जैसी है, वो लंबे बाल रखेंगे, रंगी बिरंगी पगड़ियां बांधेंगे, उनकी परिचायक वेशभूषा क्या हुई, एक जैसी, उनका खान पान भी क्या हुआ, एक जैसा, एक एक जैसा निवास स्थान हुआ। सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। संस्कृति के अंतर्गत एक जैसी विचारधाराएं रहती है, एक जैसी वेशभूषाओं का होना होता है, एक जैसे खान पान का होना होता है। वहीं जब सभ्यता की अगर अपन बात करेंगे तो सभ्यताओं को भी एक सामाजिक जीवन के रूप में देखा गया है। विभिन्न वर्ष जब बीत जाते हैं या विभिन्न वर्षों का घटित एक साथ हो जाता है, एक गुट को जब अपन देखते हैं तो वो सभ्यता की परिचायक कहलाती है। यहाँ इस पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि लैटिन भाषा के शब्द सिविटास एवं सिविस से हुई, सामान्यतः इसका अर्थ नगर निवासी होता है। ये वर्ग डेफिनेटली क्या थे, शिक्षित वर्ग थे, है ना, और यहाँ पर एक स्थायी रूप से क्या करते थे, निवास करते थे, है ना। यहाँ अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा के अंतर्गत अगर अपन बात करेंगे तो टाइलर के अनुसार, टाइलर साहब यहाँ कहते हैं, टाइलर के अनुसार ये बताया गया है कि सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्ति एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति एवं प्रसन्नता में वृद्धि करना है। देखिए, यहाँ अगर अपन बात करें, यहाँ पर अगर अपन परिचर्चाएं करें तो ये परिचर्चाएं जो है एक व्यक्ति विशेष के गुण की क्या होती है, घोतक होती है, व्यक्ति विशेष के गुण के बारे में अपन यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ अगर अपन इसको और डिटेल में अगर अपन बात करेंगे सभ्यता की, तो यहाँ सभ्यता मानव जाति का विकसित अवस्था। देखिए, एक चीज होती है अल्प विकसित, एक होती है विकासशील और तीसरी होती है विकसित। विकसित अवस्था की अगर अपन बात करें तो अल्प विकसित अवस्था से वो चीज निकल चुकी होती है, विकासशील अवस्था से वो चीज निकल चुकी होती है, अब वो चीज चलती है विकसित अवस्था में, डेवलप्ड रूप में, जहाँ एक जैसी सबकी कंडीशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर अगर अपन अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट की बात करें तो अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट के अंतर्गत ये दिखाया जाता है या ये बताया जाता है कि विकसित अवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये बताया जाता है विकसित अवस्था कब होती है, जब आपके अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को कन्वर्ट कर आप कहाँ चले गए, तृतीय क्षेत्र में, निरंतर आविष्कार चलते रहते, निरंतर ये चीजें तो विकसित अवस्था है ना। या विकास शब्द की अगर अपन बात करें तो गुणात्मक परिवर्तन, तो डेफिनेटली यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन वाली जो परिभाषा है या डेफिनेशन है वो उचित रूप से सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति एक समाज के संगठन में उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है विकास के साथ। विकास के साथ परिवर्तन होना मतलब कि क्वालिटेटिव परिवर्तन का बोध कराना। यहाँ पर टाइलर साहब ने कहा है सभ्यता का विकसित अवस्था मानी जाती है, इसे मानव के गुणों की शक्ति व प्रसन्नता में वृद्धि करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्लियर है। वहीं गिलिन साहब कहते हैं संस्कृति का जो भी जटिल रूप है वो सभ्यता है। अब देखिए, किसी भी चीज का अगर जटिल रूप की अगर अपन बात करेंगे या जटिल रूप की परिचर्चाएं करेंगे तो संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विधि विधान,
नियम कानून, नियमावली, रूल्स रेगुलेशंस की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। अब उस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वही चीज आपकी क्या कहलाती, सभ्यता। बट मैंने कहा विभिन्न प्रकार के वर्षों का होना, विभिन्न प्रकार के समय का बीतना। जब समय बीत जाता है तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, संस्कृति ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है आपके सभ्यता के रूप में। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ देखते हैं सभ्यता की विशेषता। देखिए सभ्यता की विशेषता की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं इसमें, पहला पॉइंट आता है आपका प्रगतिशील का होना, है ना। देखिए यहाँ पर अपन बात करें सभ्यता का हस्तांतरण प्रसार सरलता से किया जाता है। यहाँ प्रसार की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ जो प्रसार शब्द लिखा हुआ है, इस प्रसार शब्द की अपन बात कर रहे हैं। प्रसार शब्द के अंतर्गत सभ्यता का हस्तांतरण और प्रसार सरलता से किया जाता है। सभ्यता का जो हस्तांतरण होता है या परिवर्तन होता है वो सरलता से किया जाता है। अब सभ्यता, आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सभ्यता परिवर्तित कैसे होती है। तो सभ्यता देखिए प्राचीन भारत से अगर मैं वर्तमान भारत की बात करूं तो अपन अपना एक और टॉपिक है संस्कार। संस्कार की अगर अपन बात करते हैं तो पहले 40 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे। फिर उन संस्कारों को अपन ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया या चेंज कर दिया। तो उन संस्कार के अंतर्गत अपन क्या देखने लगे, 16 प्रकार के संस्कार देखने लगे। मतलब प्राचीन में 40 होते थे और उसका कई संस्कार लुप्त तो होते गए और 16 में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे सरलता से किया जा सकता है। मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जिस प्रकार से जीवन अपना व्यतीत करते हैं, सभ्यता मतलब अब क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता से आई होप सभी लोग क्या होंगे, परिचित होंगे। तो यहाँ पर हस्तांतरण करना मतलब कि सामाजिक जीवन का क्या कर दिया, हस्तांतरण। जो विवाह की पद्धति है उसको क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया। भैया जो आपका संस्कार है, जैसे मुंडन संस्कार है, उसको क्या कर दिया, हस्तांतरित कर दिया। तो यहाँ पर जो विधि विधान थे, यहाँ पर जो सामाजिक जीवन था, उसमें अपन ने क्या कर दिया, प्रसार कर दिया, उसको बढ़ा दिया या उसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। कैसे कर दिया, तो उसको हस्तांतरित कर दिया। अब हस्तांतरण करना मतलब क्या होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। मतलब कि जब इरा बढ़ते गया, इरा जैसा अपन देखते हैं ना, अपने जो संस्कार मिलते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से मिले, है ना। अपने जो नीचे वाले संस्कार लेंगे, मतलब अपने जो मान लो अपनी संतानें होती है तो वो संस्कार किससे लेगी, अपने से लेगी। तो यहाँ से अपने कन्वर्ट करके कहाँ पर आए, यहाँ मेरे पास आए, मेरे से कहाँ गए, संतानों में गए। तो उस चीज को क्या हुआ, सभ्यता का यहाँ पर हस्तांतरण या प्रसार होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सभ्यता के विकास के उच्च स्तर को सभ्यता ही व्यक्त करती है। अब यहाँ पर उच्च स्तर ही लिखा हुआ है, उच्च स्तर सभ्यता मतलब सभ्यता का जो विकास का उच्च स्तर होता है वो क्या होता है, आपका सभ्यता ही व्यक्त करती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अगर अपन व्यापारिक दृष्टि की बात करें तो वहां का व्यापार काफी ज्यादा क्या था, उच्च स्तरीय व्यापार था। तो ये उच्च स्तरीय व्यापार अपन सिंधु घाटी सभ्यता से जब दूसरी सभ्यता में कन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, हस्तांतरित हुआ होगा। तो वहां पर वो सभ्यता ने ही उस व्यापार का क्या हुआ होगा अचानक कि भैया आपको मोहरों का प्रचलन करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहर से कन्वर्ट किस में हो गए अपन, सिक्कों की तरफ हो गए। तो सिक्कों की तरफ अगर अपन कन्वर्ट हो गए तो सिक्कों में क्या करना, आपको परिवर्तित करना, ये किसने किया, एक सभ्यता के रूप में ही किया। क्लियर है। थर्ड कंटेंट में अपन देखते हैं सभ्यता में जो परिवर्तन होता है वो शीघ्र ही होता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आप माइंड में बिठा लेना, आपका सभ्यता वाला टॉपिक हो जाएगा। परिवर्तन की अगर अपन बात करेंगे तो वहां पर अपन देखते हैं कि वहां पर आकस्मिक बाढ़ के कारण पूरे लोगों ने क्या कर दिया था, पलायन कर दिया था। अब आकस्मिक बाढ़ के कारण जब सभी लोगों ने क्या कर दिया था, पलायन कर दिया था, तो ये जो परिवर्तन था दोस्तों ये कैसा था, ये शीघ्र स्तर वाला परिवर्तन। तो यहाँ अपन जब बात करते हैं, यहाँ जब अपन इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन की भी क्या होती है बात, तो परिवर्तन क्या होता है सभ्यता में, बहुत आसानी से होता है। ठीक है। अब अपन इस चीज की बात करते हैं कि मानव द्वारा निर्मित जो भौतिक वस्तुएं हैं उन्हें हम सभ्यता में ही सम्मिलित करते हैं। मानव द्वारा निर्मित भौतिक चीजें, जैसे मान लो सेलखेड़ी के पत्थर से मौर्य अपने मान लो सेलखेड़ी के पत्थर से मौर्य काल के दौरान मानव निर्मित हुई, तो वो उस सभ्यता की क्या थी, देन थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में मान लो सीप से अपन क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो मानव निर्मित क्या थी, मानव निर्मित सीप से उन्होंने क्या बना दिया, एक मोहर बना दी थी। मोहर से अपन क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। तो ये सभ्यता के अंतर्गत जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, एक मानव निर्मित चीजों को ही किया जाता है, देखा जाता है या जांचा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रगतिशील का होना। तो सभ्यता प्रगतिशील और हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती है। देखिए सभ्यता क्या रुकने वाली चीज है, आप खुद सोचिए थोड़ा दिमाग से, क्या सभ्यता रुकने वाली चीज है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है रुकने वाली चीज? क्योंकि एक इरा कभी भी क्या नहीं होता है, रुकता नहीं। जहां जहां परिवर्तन आता रहता है वहां वहां चीजें क्या होती रहती है, प्रगति की ओर बढ़ती रहती है। या तो क्या रहेगी, पूरी तरह विकासशील रहेगी। अब विकासशील रहेगी तो मतलब उसमें लगातार गुणात्मक क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होता रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा सभ्यता की विशेषता। सभ्यता के अंतर्गत अपन ने देखा कि ये लैटिन भाषा के शब्द सिविटास से बना हुआ है। सिविस से इसकी क्या हुई है, इसकी लैटिन भाषा से ये निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर या नगर के निवासी या शिक्षित वर्ग, व स्थायी रूप से ऐसा वर्ग जो एक जगह क्या करता है, निवास करता है। गिलिन के अनुसार अगर अपन बात करें तो संस्कृति का जो भी जटिल रूप है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है आपका सभ्यता। सभ्यता की विशेषताओं की यहाँ अपन ने परिचर्चाएं की। तो सभ्यता हमेशा प्रगतिशील रहती है, उसमें प्रसार होता रहता है, मानव निर्मित चीजें ही होती है उसमें। उस जब सभ्यता की कोई भी चीज उच्च स्तरीय होगी तो वो सभ्यता के अंतर्गत ही होगी। सभ्यता परिवर्तनशील होती है कि एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता की ओर परिवर्तन किया जा सके। सॉरी, यहाँ अपन अब बात करेंगे संस्कृति की। देखिए संस्कृत और संस्कृति दोनों शब्दों का अर्थ संस्कार से हुआ है। मैंने क्या कहा, संस्कृत और संस्कृति दोनों शब्दों का अर्थ अपने यहाँ पर किससे हुआ है, तो अपने यहाँ पर संस्कार से हुआ है। संस्कार शब्द का आशय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कार्य से होता है। जैसे कि अपन संस्कार, आपने सुना होगा ना 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। उस संस्कार के अंतर्गत अपन देखते हैं गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, है ना। उसके बाद में आपका मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार। तो संस्कार से अपने को मिलता क्या है? देखिए उस संस्कार से अपने मानसिक और बौद्धिक कार्यों का क्या होता है, संपन्न होना होता है। क्लियर है। यहाँ अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संस्कारों के अंतर्गत व्यक्ति सीखता है, उसका बौद्धिक ज्ञान भी लेता है, शारीरिक रूप से भी वो मजबूत होता है, मानसिक रूप से भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं इस संस्कृति शब्द जो मिलकर बना है, वो संस्कृत और संस्कृति दोनों किससे मिलकर बने, संस्कार से, जिसका हम अर्थ होता है मानसिक व बौद्धिक व शारीरिक कार्यों का होना। अब संस्कृति शब्द का अंग्रेजी होता है कल्चर। संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं ना, सभी को पता होगा। इस कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट से हुई है। कल्चर, CULTURE, कल्चर में CULT मतलब कल्ट से हुई है। इसकी उत्पत्ति फ्रांस के शब्द कल्टे से हुई, है ना। CULTE को अपन ने क्या पढ़ दिया, कल्टे पढ़ सकते हैं, कल्चर भी पढ़ सकते हैं। CULT को क्या पढ़ दिया, कल्टे। तो कल्ट और कल्टे से इसकी क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है धार्मिक संस्करण। देखिए यहाँ अपन ने बात की कि संस्कृत शब्द और संस्कृति शब्द दोनों शब्द किससे मिलकर बने दोस्तों, तो दोनों शब्द मिलकर बने आपके संस्कार से। क्लियर है, यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। अब संस्कार शब्द शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक कार्यों से होता है ना, मतलब कार्य यहाँ संपन्न हो रहे। अब संस्कार से क्या बना, आपकी संस्कृति बना। अपन ये देखते हैं कि सॉरी, अपन ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के एक जैसी वेशभूषा का होना, विभिन्न प्रकार के एक जैसी विचारधाराओं का होना, विभिन्न प्रकार के एक जैसे वेशभूषा नियमावली का होना, है ना, वेशभूषा का होना हो गया,
नियमावली का होना हो गया, है ना। तो यहाँ अपन ये देखते हैं, जब उन सब चीजों का धार्मिक संस्करण होता है या धार्मिक परिवर्तन होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन संस्कृति कहते हैं। यह शब्द कल्ट, लैटिन के कल्ट से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। सॉरी, यहाँ थोड़ा नींद लग रहा है। और ये फ्रांस के कल्टे से इसकी क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई। आई होप आपको संस्कृति का अर्थ क्लियर होगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चंस बनता है 5 नंबर में, संस्कृति की विवेचना कीजिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, है ना। उस पर भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा और हो जाने देते, टॉपिक अच्छा है, टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है ना। अब अपन बात करते हैं संस्कृति के अर्थ की। तो अपन ने बात परिचर्चा कर ली। संस्कृति की परिभाषा, देखिए किसी भी चीज की अर्थ परिभाषा में ही छुपा होता है। उसका अर्थ होता है वो परिभाषा के अंतर्गत क्या होता है, छुपा हुआ होता है। अब जैसे देखते हैं, टेलर साहब जो थे, अपने टेलर साहब क्या कहते हैं। टेलर साहब ने कहा कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, कला, विश्वास और क्षमताओं का मिश्रण होता है। यह क्या कहा, संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान, कला, विश्वास और क्षमताओं का मिश्रण संस्कृति कहलाता है, जिसको मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है ना। देखिए, कला का होना, जैसे अपन देखते हैं ना कि किसी भी जनजाति विशेष के लोग, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जैसे मान लो अपने यहाँ पर दीपावली आई, तो अपने यहाँ पर एक संस्कृति है कि अपने को रंगोली बनाना है, एक कला का प्रदर्शन करना है ना। विश्वास की अगर अपन बात, या विश्वास की अगर अपन परिचर्चा करेंगे, तो विश्वास और आपकी क्षमता कब दिखेगी दोस्तों, जब आप इन सब चीजों को मानोगे, या आप इन सब चीजों पे परिचर्चाएं करोगे, जब आपकी क्या मिलेगी, आपका आपको लगेगा कि हाँ, आप में विश्वास है, आप में क्या है, क्षमता है। तो इस के अंतर्गत जब अपन बात करेंगे, या इसके अंतर्गत अपन परिचर्चाएं करते हैं, तो यहाँ पर क्षमताओं का क्या होता है दोस्तों, बोध होता है। संस्कृति परिभाषा में टेलर साहब ने क्या कहा, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, कला, विश्वास, क्षमताओं का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। अब देखिए, क्या बिना क्षमताओं के मिश्रण क्या संभव है, कि बिना क्षमता से भी आप क्या कार्य कर सकें, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ अपन बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। आप में विश्वास या कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, तो आप में विश्वास या कॉन्फिडेंस दोस्तों जब भी डेवलप होगा जब आपकी कार्य दक्षता होगी, जब आप किसी काम को कर पाएंगे, या आप में पॉजिटिव एनर्जी होगी, तभी आप में क्या होगा, विश्वास होगा, है ना। कला की अगर अपन बात करें, तो विभिन्न प्रकार के विधि विधान, रूल्स रेगुलेशंस अपन क्या कर लेते, बना लेते। इन विधि विधान या रूल्स रेगुलेशंस की अगर अपन परिचर्चाएं करेंगे, तो यही संस्कृति आपकी कहलाती है ना। मनुष्य किसके कारण प्राप्त करता है, तो समाज के कारण क्या करता है, उसको प्राप्त करता है। अब समाज किससे मिलकर बना है, तो समाज मिलकर बना है संस्कृति से। देखिए, ये एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। संस्कृति, समाज, ये सब क्या है, एक दूसरे के पूरक शब्द माने गए हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि पूरक कैसे शब्द माने गए हैं, कि एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे विचारों का होना क्या कहलाती है, आपकी संस्कृति वो कहलाती है। यहाँ पर भी शारीरिक और कौशल और मानसिक रूप से क्या होता है, कन्वर्ट होता है व्यक्ति। ठीक है, समाज में भी क्या होता है, शिक्षित समाज की अगर वो बात करेंगे, परिचर्चाएं करेंगे, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी यही चीज होती है कि परिवर्तन तो होगा, पर कैसे होगा, एक सामाजिक परिवर्तन का होना। क्लियर है। हर वो हाँ, एक हर वो सॉरी हरास्कोविट्स के अनुसार, इन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का निर्मित भाग कहते हैं। इन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का निर्मित भाग कहते हैं। संस्कृति पर्यावरण से आती है दोस्तों, ये किसने कहा, हरास्कोविट। देखिए, अगर किस कोई सा समाज या कोई सा गुट या कोई सा ग्रुप फेमिलियर है कि वो पहाड़ों के ऊपर रहेगा, है ना, पहाड़ क्या हो, पर्यावरण हो, पहाड़ों के ऊपर रहेगा, तो वो वहां की वेशभूषा क्या कर लेंगे, धारण कर लेंगे।
पहाड़ों के हिसाब से, कि भैया मान लो कि जो पहाड़ पे वो रह रहे हैं या जिस पहाड़ पे उनका गुट या उनका समाज रहता है, उस पहाड़ पर अपने यहाँ पर काफी ज्यादा क्या है, बर्फबारी होती है। ये काफी ज्यादा शीत वाला इलाका, ठंडा प्रदेश। तो उस ठंडे प्रदेश में उनकी वेशभूषा कैसी हो जाएगी दोस्तों? डेफिनेटली ऊनी टाइप के कपड़े पहनेंगे, या डेफिनेटली कंबल वो ओढ़ के चलेंगे, या ये मान के चलते हैं कि वो रजाई में रहेंगे, है ना। मतलब ओवरऑल रूप से उनके जो क्लॉथिंग रहेगी वो मोटी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इस शब्द को समझना है, इन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग का है ना। तो पर्यावरण के द्वारा ही संस्कृति बनाई जाती है, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखा दोस्तों? तो अपन ने ये देखा एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई व्यक्ति अगर पहाड़ पे रहता है तो वो उस हिसाब से क्या करता है, कपड़े पहनने लगता है ना। उसका ड्रेसिंग सेंस ऊनी हो जाता है। कोई व्यक्ति वहीं अगर गर्म जगह पे रहता है तो कम कपड़े पहनता है ना। तो उसका ड्रेसिंग सेंस उस हिसाब से। तो पर्यावरण का संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संस्कृति किससे मिलकर बनी होती है? एक समान वेशभूषा, एक समान खान पान। अब जो पहाड़ पे व्यक्ति रहेगा वो डेफिनेटली उसको गर्म गर्म अगर खाएगा तो ठंडे प्रदेश में क्या होगा, उसको राहत महसूस होगी। बट अगर ज्यादा गर्म अगर वो गर्म प्रदेश वाला खाएगा तो उसको क्या राहत महसूस नहीं होगी। यहाँ वाले ठंडा खाएंगे, वहां वाले गर्म खाएंगे, तो पर्यावरण का इफेक्ट यहाँ भी पड़ा, खाने में भी। और संस्कृति किससे मिली? वेशभूषा से संस्कृति बनी। एक जैसा खान पान से संस्कृति बनी। बनी या नहीं बनी? बनी या नहीं बनी? बिल्कुल पूरी तरह बनी। तो पर्यावरण से ही संस्कृति मानव निर्मित क्या कहलाता है? पार्ट कहलाता है, एक भाग कहलाता है। आई होप क्लियर होगा ये शब्द, है ना, कि कैसे पर्यावरण की अगर अपन बात करें, है ना। और देखिए, है ना, ये सब किसने मिलकर बनाया है? तो एक विशेष प्रकार के गुट या एक विशेष प्रकार के अगर अपन संस्कृति की बात करें तो ये ऐसे ही मिलके बने हैं। अब यहाँ पर अगर अपन और परिचर्चाएं करें तो थोड़ा ठीक हो जाता हूँ कि लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता और अस्तित्व बना है। यहाँ पर एक और समाजशास्त्री लैंडिस साहब आए। लैंडिस साहब ने ये कहा, संस्कृति एक संसार है। देखिए, गागर में सागर बनने वाली यहाँ पर क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। यहाँ पर ये कहा संस्कृति क्या है? एक संसार है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? निवास करता है। तो कैसे निवास करता है? देखिए यहाँ पर देखिएगा, संस्कृति के अंतर्गत एक संसार है। देखिए, एक जैसा समाज जब रहता है, एक जैसा गुट जब रहता है, एक जैसा क्या रहता है, समाज जब रहता है, तो वहां पर वो उनके प्रति क्या है? एक संसार है। संस्कृति वह संसार है जिसमें व्यक्ति जन्म से मृत्यु। देखिए अपन देखते हैं ना, एक कुआं रहता है, कुएं में मेंढक रहता है ना, कुएं में मेंढक रहता है। तो उसी प्रकार अपन किससे घिरे रहते हैं? अपने एक संस्कृति से घिरे हुए थे। इंडियन लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, यूरोपियन लोग हैं वो उनकी संस्कृति को अपनाएंगे। उनका कल्चर ऐसा है, अपना कल्चर अलग है। देखिए, संस्कृति की भी अगर अपन बात करें तो भारत देश में संस्कृति, विभिन्न प्रकार की संस्कृति। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, टोडा जनजाति में बहुपत्नी बहुपति विवाह है। वहीं हिंदू धर्म में यह माना गया है कि एक विवाह संपन्न करना उचित है। तो देखिए, संस्कृति में भी अपने अपने वो डाइवर्जन बटे हुए। संस्कृति में भी अपने समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या माने जाते हैं? पाठ। जहाँ हिंदू धर्म ये कह रहा है कि एक विवाह का संपन्न होना एक अच्छी बात है, वहीं एक जनजाति विशेष के लिए, टोडा प्रकार की जो जनजाति विशेष है, वहां पर बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होना उनकी संस्कृति, उनका कल्चर है ना। तो यहाँ उस चीज को अपन वॉच करेंगे या उस चीज को अपन देखेंगे कि किस प्रकार से वो चीज हो रही है ना, किस प्रकार से ये क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है चीजें, है ना। इन सारी चीजों को अपने अपन क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर ये बात, यहाँ की अगर अपन बात करें तो एक संस्कृति एक संसार के रूप में है, एक व्यक्ति विशेष, एक जनजाति का तो वही संसार है। अपन देखते ना, अपनी संस्कृति से बाहर नहीं निकलना, है ना। क्या अपन इंडिया से बाहर निकल सकते हैं? तो बिल्कुल निकल सकते हैं। क्यों? चूंकि इंडिया क्या है? अपनी संस्कृति है।
ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं कि हाँ निकल तो सकते हैं, बट एक अपन ने एक बैलून जैसा क्या बांध रखा अपने आप को, है ना, एक पैराशूट का जो रहता है ना, उसके अंदर अपन है कि हाँ ये अपनी संस्कृति है, अपने को वेशभूषा धारण करना तो कैसे करना है ना। कल्चरल की अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ पर पोशाक जैसे साड़ी होना, अब तो विदेशी भी काफी ज्यादा अपने भारतीय संस्कृतियों को क्या दे रहे हैं, काफी ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक चलता फिरता अस्तित्व बनाए रखता है। देखिए अपन ने ये देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के इंग्लैंड में घूम रहा है, इंग्लैंड में धोती कुर्ता पहन के घूम रहा है, तो अगर संस्कृति को पहचानने वाला व्यक्ति होगा ना, तो डेफिनेटली वो इंडिया रिप्रेजेंट हो जाएगा। वहीं एक महिला आपके न्यूजीलैंड में साड़ी पहन के जा रही, तो डेफिनेटली वहां के लोग क्या पहचान जाएंगे, संस्कृति से उसको पहचान जाएंगे। तो चलते फिरते भी संस्कृति अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, कब तक, मृत्यु तक। क्लियर है ना। आई होप आपको संस्कृति की डेफिनेशन पूरी तरह क्या होगी, क्लियर होगी। यहाँ पर कला, विश्वास और क्षमताओं का मिश्रण होता है, मनुष्य समाज का सदस्य होने पर प्राप्त करता है। मनुष्य जिस भी समाज में हुआ उसको वैसी संस्कृति मिलेगी। हारास्टोइक के अनुसार इन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का निर्मित भाग, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह बताया, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के वेशभूषा, खान पान उस हिसाब से होगा, सॉरी, और अपने गर्म स्थल पर रहने वालों का उस हिसाब से रहेगा। लैंडिस के अनुसार संस्कृति एक संसार है ना, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता फिरता रहता है और उसका अस्तित्व बनाए रखता है। यहाँ अपने को क्या समझ में आया, संस्कृति समझ में आया। अब संस्कृति की विशेषताओं की अपन क्या करेंगे, परिचर्चाएं करने वाले हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। आज का क्या, मैं तो कह रहा हूँ समाज शास्त्र के जितने भी टॉपिक है ये आपके निबंध में काम आने वाले हैं, और दूसरा आपको काम आने वाला है आपके खुद के सेल्फ जीवन में, है ना। यहाँ अपन अगर बात करें तो कम से कम अगर मान लो संस्कार पढ़ा, तो आपको कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए 16 संस्कार होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। विवाह पद्धतियां अपन पढ़ रहे हैं, है ना, अपन पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पर आश्रम जीवन, आश्रम पुरुषार्थ अपन पढ़ रहे हैं, मोक्ष क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना है। पुरुषार्थ, चाटुस्य, चाटस, ये सारे जो टॉपिक है ना बहुत अच्छे टॉपिक है ना, कम से कम इवन अपनी लाइफ में इनके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए तो अपना सब्जेक्ट समाज शास्त्र कि जो एग्जाम में भी काम में आएगा और आपके व्यवहारिक जीवन में, एग्जाम की दृष्टि से 90 नंबर का पोर्शन होता है, काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन है। बट अगर वहीं अगर अपन बात करें, किस चीज की बात करें, आपके जीवन की, तो वहाँ आपके निबंध में भी काम आना है। जैसे कोविड-19 की समस्या वर्तमान समस्या चल रही है, इस कोविड-19 की समस्या में मान लो निबंध लिखने पे आता है। जैसे स्वास्थ्य भी किसका सब्जेक्ट होता है, तो स्वास्थ्य भी जो विषय है एक्चुअल में समाज शास्त्र है। शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, संसाधन हुआ, ये सारे सारे टॉपिक अपन जो देख रहे हैं, ये किसके अंतर्गत देखते हैं अपन, समाज शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। आई होप क्लियर होगा। कोई भी डाउट आए या कोई भी मन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के उसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हो, ठीक है। आंसर राइटिंग भी आपका आंसर या तो वहाँ लिख सकते हो या टेलीग्राम चैनल से आप हमारे उसमें जुड़ सकते हो और वहीं पर आप उसको क्या करा सकते हो, चेक करा सकते हो। क्लियर है। संस्कृति की विशेषता की अगर अपन बात कर रहे हैं तो संस्कृति के एक सीखा हुआ व्यवहार है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है अपन ने, व्यवहार लिखा है। तो संस्कृति जो है एक सीखा हुआ क्या है दोस्तों, व्यवहार होता है। इसमें की अगर अपन बात करें तो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ विशेषता के रूप में कहा जा सकता है कि सीखे हुए व्यवहार के रूप में ही रहती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शारीरिक क्षमताओं का वंशानुगत हस्तांतरण के रूप में मानव संस्कृति को प्राप्त नहीं कर लेता, बल्कि समाज में जन्म लेने तथा समाज का सदस्य होने के कारण वह संस्कृति को सामाजिक, है ना, 2 मिनट रुकिएगा, सामाजिक सीख की प्रक्रिया द्वारा सीखता रहता है। सामाजिक सीख की प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, वह सीखता रहता है। देखिए इस लाइन का जो आशय रहता है, जरूरी नहीं है कि अपन जन्म से ही अपनी संस्कृति को लेते हैं, अपन समाज परिवर्तन भी अपन देखते हैं। कई लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं, समाज का परिवर्तन भी करते हैं, तो संस्कृति आपकी परिवर्तित होती रहती है।
संस्कृति एक व्यवहार के रूप में होती है। व्यवहार के रूप में क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर कार्य दक्षता की अपन क्या करते हैं, परिचर्चाएं करते हैं, या कार्यशैली की अपन क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस कारण से जो संस्कृति होती है वो व्यवहारिक रूप इसका होता है। क्लियर है? मतलब संस्कृति ओवरऑल रूप से आपके व्यवहार में अनुवंशागत भी आती है। संस्कृति अनुवंशा, देखिए आज जो अपने पूर्वज थे उन्होंने धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा पहना। हो सकता है मेरे को धोती कुर्ता और पजामा पहनना अच्छा लगता है ना, उस संस्कृति में रहता हूँ। जैसे कि आप स्कूलिंग की अगर बात करो तो सरस्वती स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, धोती कुर्ता ही पहन के पढ़ाते हैं। वहीं अगर वहीं पर लेडीज टीचर की बात करो तो साड़ी पहन के। तो ये क्या कल्चर एक व्यवहार में आता है। क्लियर है? तो इस व्यवहार को क्या करते हैं, संस्कृति अनुवांशिक रूप से भी होता है और पूर्वजों से भी अपनों क्या होती है, मिलता है। अब सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण निहित है। गुण जो है, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है आपका, गुण वाला पॉइंट, मतलब कि हस्तांतरित होने का गुण निहित है। संस्कृति हस्तांतरित होने का गुण निहित है, मतलब यहाँ पर जो गुण की अपन ने परिचर्चाएं कर रहे हैं, मतलब संस्कृति के अंतर्गत एक ऐसा गुण, संस्कृति के अंतर्गत एक ऐसा गुण जो हस्तांतरित हो जाए। मतलब आप खुद सोचिए कि अपने को पूर्वजों से धोती कुर्ता मिला, मिला या नहीं मिला, है ना? महिला वर्ग को साड़ी मिली, है ना? संस्कृति का मतलब होता है वेशभूषा, खान पान। खान पान की बात करें तो जो, जैसे मालवा में दाल बाटी प्रसिद्ध है, दाल बाटी अपने को कहाँ मिला, अनुवांशिक रूप से मिला। दाल बाफले भी अनुवांशिक रूप से मिले। हाँ, वैसे ही अगर अपन कल्चर की बात करेंगे, एक कल्चर गुणों में क्या होता है, झलकता है ना? आप खुद सोचिए, आप अगर यहाँ से एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन में बैठने के बाद में आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरे, तो क्या आपकी संस्कृति, आपके गुण नहीं झलकेंगे? आपने पहन रखा मस्त कुर्ता और धोती, और ऑस्ट्रेलिया में आपने उतरते से कहा नमस्कार, तो आपने जब ऑस्ट्रेलिया में नमस्कार कहा तो वहीं से आपके गुण, आपके क्वालिटी क्या होने लग गई, दिखने लग गई। तो इसका ये मतलब था कि हस्तांतरित होने के गुण नहीं थे, मतलब कि ये नमस्कार, ये धोती कुर्ता आपने को कब मिला? जैसे कि अपन देखते हैं ना, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में गए थे कि हिंदुओं नाम को क्या करा था, रिप्रेजेंट करा था, हिंदी में उन्होंने आपका विचार रखे थे, तो सारा सब लोग वो तालियां बजा दी थी। तो वैसे ही संस्कृति का जो गुण होता है, निहित होता है। ये जो गुण है अपने को पूर्वजों से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हस्तांतरित होने या एक दूसरे को ट्रांसफरिंग जो रहता है वो संस्कृति का गुण है। फिर अपन बात करते हैं सांस्कृतिक सामाजिक होती है या समाज में होती है। तो डेफिनेटली जो गुण विशेष रहेंगे या विशेष गुण की अपन बात करते हैं या क्वालिटी की बात करते हैं, तो एक सामाजिक रूप से ही करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत एक क्वालिटेटिव की अगर अपन बात करेंगे तो एक सामाजिक, समाज के रूप में ही करेंगे, तभी क्या कहलाएगी, आपकी संस्कृति कहलाएगी। कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो यही चीज अपन मैं कहना चाहता हूँ कि एक समाज के अंदर ही क्या होती रहती है, एक एक्टिविटीज होती है। समाज के अंदर ही क्या होती है, एक्टिविटीज होती है, या ये कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है वही आपकी क्या कहलाएगी, आपकी संस्कृति कहलाएगी। आई होप क्लियर होगा। फिर अगर अपन आगे में बात करें तो प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट क्या होती है, संस्कृति होती है। एक पॉइंट और देता हूं मैं आपको। देखिए, हर एक समाज का अपना अपना क्राइटेरिया बटा होता है। जिससे मैंने आपको बताया कि जनजाति के रूप में अगर अपन देखा जाए तो भील जनजाति की अगर अपन बात करें तो भील जनजाति की अलग प्रकार से क्या है, उनकी संस्कृति बनी। बंजारा जनजाति जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने की शौकीन होती। वही राजस्थान की तरह अपन निकल जाओ तो राजस्थान की संस्कृति अलग होती है ना। जैसे कि अपन देखते हैं गुजरात चले जाओ तो वहाँ गरबा गरबा की संस्कृति हुई। तो ऐसे अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृति क्या होती है, बटी हुई होती है। जैसे जनजाति विशेष इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि भारत में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, जनजाति विशेष पाई जाती है। उनकी अलग अलग क्या होती है, संस्कृतियां होती है। जैसे कि टोडो जनजाति में बहुपत्नी बहुपति विवाह संपन्न होता है। वहीं हिंदू धर्म ये कहता है कि एक विवाह पद्धति यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई।
मानेगी या नहीं मानेगी? तो यहाँ इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से समाज बटा है उसी प्रकार से संस्कृति भी क्या है, बटी हुई। जैसा समाज वैसी संस्कृति, या जैसी संस्कृति वैसा समाज निर्मित होता है। देखिए इसका एक सबसे हॉट एग्जांपल या ज्वलंत एग्जांपल की बात करें, जैन संप्रदाय की अगर अपन बात करें तो उनके रूल्स रेगुलेशन अलग है। वहीं अगर तुलना कर दूं मैं आपके भैरव संप्रदाय से, है ना, तो भैरव संप्रदाय अपन देखते हैं उनके, वो अलग है। जैन संप्रदाय और एक भैरव संप्रदाय, आपने सुना ही होगा, संप्रदाय या समाज अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर जमीन से नीचे के जीव जंतु उनको खाना पसंद नहीं है जैन संप्रदाय। क्लियर है? फिर भैरव संप्रदाय की बात करें तो अपन जैन संप्रदाय की बात कर रहे थे, जीव जंतु खाना पसंद नहीं है ना, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती उनके हिसाब से। वही भैरव संप्रदाय की बात करें तो मांस खाओ, है ना, मदिरा पियो, है ना, भांग गांजा सब, ईश्वर की प्राप्ति तो होगी, है ना। तो उन्होंने उनके समाज बना लिए, उनके जैसे एक जैसे लोग बन गए, इधर जैन संप्रदाय के एक जैसे लोग बन गए। भैया देखो, मानव जीवन है, मानव जीवन के अंतर्गत ये मान के चलो कि जो मानव की फिजिबिलिटी रहती है ना, है ना, जो मतलब जो सरलता होती मानव के पास में, वो उसको क्या कर लेता है, उसको एक्सॉर्ब कर लेता है। किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको मदिरा का शौक है ना, वाइन का शौक है, तो भैरव संप्रदाय को अपना लेता है। किसी को लगता है कि नहीं यार भैया मांस नहीं खाना, मांस से दूर रहना, है ना, जड़ वाली वस्तुएं नहीं खाना, तो वो डेफिनेटली किसको अपना लेता है, वो जैन संप्रदाय को अपना लेता है। तो मानव की प्रकृति है, संस्कृति भी जो अपनाता है, ये समाज को भी जो एक्सेप्ट करता है, वो अपने अपने हिसाब से क्या करता रहता है, एक्सेप्ट करता रहता है। क्लियर? समाज के लिए संस्कृति क्या होती है, एक आदर्श होती है, जो आदर्श वाला पॉइंट लिखा है। देखिए किसी भी समाज को अगर रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी अगर विशेष गुट को अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो संस्कृति एक आदर्श रूप होती है। पर देखते हैं ना, भील जनजाति, है ना, बोडो जनजाति, भारिया जनजाति, अलग अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति से अपने को समझ में आ जाता है कि भैया लोहे का काम करते हैं, है ना। अपने को बंजारा जनजाति समझ में आता है, केश पर ज्यादा ध्यान देते, बाल पर, है ना, हमेशा कंघा रखते हैं, है ना, रंगी बिरंगी ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये एक आदर्श हुआ, है ना। तो जो जनजाति विशेष, या जो जनजाति की जो संस्कृति है, ये जनजाति रूपी जो समाज है, समाज की क्या, जनजाति क्या हुआ, एक समाज हुआ, एक गुट हुआ। एक गुट से उनकी जो कल्चर है, उनके जो नियम कानून है, उनके जो विधि विधान है, वो उनके लिए क्या है, आदर्श है। तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं कि ये कहा जाता है कि समाज के लिए संस्कृति क्या होती है दोस्तों, तो एक आदर्श होती। आई होप क्लियर होगा। आगामी अगर अपन बात करें तो संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ लिखा हुआ आवश्यकता, मानव जीवन, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे जिसको जीव जंतु, मतलब है ना, जो मांसाहारी था उसको जीव जंतु का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उस 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, हाँ, तो जो मांसाहारी था उसको जीव जंतु का क्या नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर जो व्यक्ति शाकाहारी था उसको जीव जंतु का फर्क पड़ा। उसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार मैंने बताया, मानव जीवन बहुत फिजिबिलिटी वाली लाइफ रहती है दोस्तों, जो अपने अपनों को देखता है ना। जैसे अपन क्लास में गए, फर्स्ट दिन ऑफलाइन क्लास में 100 बच्चों को अपन ने देखा, है ना, चुपचाप से जाके बेंच पे बैठ गए। जो अपनी प्रकृति के बच्चे हैं, जैसे मान लो किसी को मस्ती करने की आदत है, किसी को बोलने की आदत है, किसी को चुप रहने की आदत है, अपनी प्रकृति के बच्चों को ढूंढी लेती है ना। आपने हाय हेलो, आपके बहुत व्यवहारिकता वाली, आपके बहुत बात करने की आदत है, आप बैठे, आपने बातचीत करना शुरू कर दी, आपने एक गुट का निर्माण कर दिया, आपने बातचीत और मस्तीखोरी वाले समाज का निर्माण कर दिया आपने आपकी कक्षा के अंतर्गत, है ना। अब कक्षा के अंतर्गत आपने क्या कर दिया, ये चीज कर दिया, मतलब आपको आवश्यकता थी बात करने की, आपने 2 लोगों को ऐसे ढूंढ लिया कि वो बात ही करते रहे, है ना। तो यहाँ कहने का पर्याय ये है कि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। आपकी आवश्यकता क्या थी, बात करना, आपने किसको ढूंढ लिया, बात करने वालों की, आपकी आवश्यकता क्या होगी, पूरी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ देखते हैं कि
बंजारा जो जनजाति थी वो घुमक्कड़ टाइप की जनजाति थी, क्योंकि वो जो गाडर ढोर वगैरह पालते थे, अब उनको चराना रहता था। चराना इन द सेंस समझते हो ना, चारगाह पे जाना मतलब, है ना, चारे को खिलाना उनके लिए पोषक था, तो उनके लिए तो वही एक सहारा रहता था। तो यहाँ पर वो घूमने लगे, तो उनको क्या संज्ञा दे दी, घुमक्कड़ जनजाति, ये घूमती रहती है ना। उन पर उनकी क्या थी, आवश्यकता थी, उनकी आवश्यकता क्या थी, उनकी आवश्यकता यही एक आवश्यकता थी कि वो घूमे, क्योंकि उनके आपके जीवन यापन करने के लिए गार्डर हुई या बकरियां हुई, इस प्रकार के उनके पास में जानवर रहते थे, उस जानवरों को चराना जरूरी होता था, उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, है ना। याद रखिएगा, आवश्यकता ही आपको संपूर्णता लाती है आपकी लाइफ में। अगर किसी चीज की आवश्यकता, आपको वो चीज मिल जाती है, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसी प्रकार से संस्कृति के अंतर्गत भी यही हुआ, आपको पहले उस चीज की नीड हुई, उस चीज की आवश्यकता हुई, देन उसमें क्या बने, विधि विधान बने। क्या पहले विधि विधान बने? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा जैसा मैंने क्या कहा, मानव जीवन एक फिजिबिलिटी वाला जीवन है, एक फ्री लाइफ वाला जीवन है, जिसको जो पसंद है वो उसके प्रति क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति विशेष को मांस मदिरा पसंद है तो वो भैरव संप्रदाय को अपना लेगा, किसी को अगर इन सब से नफरत है तो वो जैन संप्रदाय को अपना लेगा। अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, उसकी आवश्यकता अगर वो है तो वो उधर जाएगा, उसकी आवश्यकता अगर ये नहीं है तो वो उधर नहीं जाएगा। ये चीज इसके अंतर्गत होती है। फिर आगे की, आई होप आपको इसकी विशेषताएं क्या हो गई होगी, विशेषताएं क्या हुई होगी आपको समझ में ही होगी। अब देखिए, सामान्य दृष्टिकोण से आवश्यकता भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। हाँ, आवश्यकताओं के प्रकार बता, एक अनिवार्य आवश्यकता, एक सामान्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता क्या होती है, अनिवार्य आवश्यकता की बात करें तो भोजन, मौसम, शरीर, ये क्या है, अनिवार्य आवश्यकता। क्या इसके बिना आप रह सकते हो? इसके बिना नहीं रह सकते। तो ये आपकी क्या हुई दोस्तों, ये आपकी जो आवश्यकता हुई वो क्या हुई, आपकी एक अनिवार्य आवश्यकता। क्लियर है? आगे की तरफ अपन देखते हैं, आगे की तरफ बड़े ही शानदार से अपने वो है टॉपिक्स, इसमें अपन देखते हैं। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में संबंध। सभ्यता और अपन इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, सभ्यता ये थी, है ना, उसका जटिल रूप, संस्कृति का जटिल रूप, है ना। आई होप आपको दोनों चीजों में क्लियर तो हो गया होगा। ये बोल सकते हैं कि संस्कृति का जब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है तो वो किसका रूप ले लेती है, आपकी सभ्यता का रूप ले लेती है ना। हाँ, 2 मिनट रुकिएगा थोड़ा। देखिए, यहाँ पर ये है, संस्कृति पर सभ्यता का प्रभाव, प्रभावित करती है सभ्यता। संस्कृति, संस्कृति जो रहती है आपकी सभ्यता को क्या करती है, आपकी सभ्यता को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है, या ये देखते हैं कि जिस तरीके से संस्कृति के लिए पर्यावरण सभ्यता बनाती है, उसी प्रकार सभ्यता की दिशा को संस्कृति भी प्रभावित करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे क्या कर रहा है, प्रभावित। मैंने आपको पहले ही बताया कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के क्या पूरक है। जब ज्यादा टाइम ड्यूरेशन संस्कृति को हो जाता तो किस में कन्वर्ट हो जाती, सभ्यता। जैसे कि मौसम एक परिवर्तन रूप होता है, 3-4 साल, अगर वही चीज 10-15 साल होती तो क्या बन जाती, जलवायु। क्लियर है? अब क्लियर हुआ होगा, है ना। प्रत्येक युग में समाज के लोगों को एक विशेष वैचारिक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति और दर्शन होता है। प्रत्येक युग में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, विशेष वैचारिक दृष्टिकोण होता है, जिसे अपन अभी देखते हैं वर्तमान में। आजकल के बच्चे जो रहते हैं, वर्तमान में जो छोटे बच्चे हैं, वो एंड्रॉइड फोन और टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा है। पहले के दशक में अपन देखते, पिछले 20-30 दशक पहले मान लो, कंचे खेलना, अंटियां खेलना, टायर चलाना, है ना। अब आप किसी बच्चे से बोलो कि जा तू पूरे कॉलोनी में टायर चलाते हुए घूम, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि हर एक जो ड्यूरेशन रहता है उसका क्या रहता है, अलग अलग दृष्टिकोण हो जाता है ना, अलग अलग वैचारिक चीजें हो जाती है ना। और नई नई वस्तुओं का भी क्या होता है दोस्तों, आविष्कार भी होता रहता है ना। नई नई व्यक्ति, अब मान लो फोन नहीं आता तो बच्चे कहाँ से खेलते,
है ना। जैसे पबजी आया, पबजी की खोज हुई, आविष्कार हुआ, तो सारे बच्चे क्या खेलने लगे, पबजी खेलने लगे। तो पहले थे अपना टायर लिया और अपने टायर और एक डंडी ली, छड़ी, वो पूरे कॉलोनी में क्या करते रहते थे, चलाते रहते थे, इधर से गए घूमते घूमते अपना टायर में मस्त, है ना। कंचे खेलते थे, कंचे आंटियां जो रहती थी। अब कोई खेलते दिखता है? तो बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आविष्कार भी होते हैं जो सभ्यता को, संस्कृति और सभ्यता पर क्या डालते हैं, आपको प्रभाव डालते हैं। अब अगर अपन बात करें कि सभ्यता संस्कृति का पर्याय है, सभ्यता क्या है, संस्कृति का क्या है, पर्याय है। मतलब कि ये मान के चलो, जितनी धर्म, प्रथाएं, नियम, रूल्स, रेगुलेशन, विधि विधान, ये सब किससे बने, ये सब इससे बनी संस्कृति। संस्कृति को जब ज्यादा रूप हो जाता, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता, तो क्या हो जाता है, सभ्यता कन्वर्ट हो जाती। सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपन परिचर्चा करते हैं। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। देखिए, सभ्यता से संबंधित कई ऐसे तत्व हैं जो संस्कृति के वाहक संबंधी भूमिका को बहुत ही कम निभा पाते हैं, है ना। यहाँ अपन देखते हैं कि मशीनों की अनुपस्थिति में मानव को अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अधिक समय बीत जाता। जब मशीनें नहीं थी दोस्तों, है ना, जब अपन उस मशीन वाले दौर में नहीं थे, तो भी तो अपनी आवश्यकताएं क्या होती थी, पूर्ति होती। देखिए, इसका ज्वलंत एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वर्ष 2011-12 के समथिंग या 10 का समथिंग, मान लो 10-11 के समथिंग, मोबाइलिटी भारत देश में काफी ज्यादा बढ़ी। पहले मोबाइल के अधीन नहीं थे, तो क्या पहले संस्कृति नहीं थी, क्या पहले समाज नहीं था, या पहले वो नहीं थी कि मतलब आप जो जिस हिसाब से रहते हो अभी वैसा नहीं था? था, 2010-11 के पहले भी था, बट एक दशक के बाद में आविष्कार हुआ और वो चीज चेंज हुई, है ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मशीनों का जो जीवन शुरू है अभी जो वर्तमान में है, मोबाइल सबसे बड़ी मशीन है ना। आप उठते भी उससे ही हो, आप सोते भी उससे ही हो, है ना। इवन आप एजुकेशन भी किससे ले रहे हो, मोबाइल से ही ले रहे हो, है ना। तो यहाँ अपन देखते हैं एक पर्याय बन चुका है संस्कृति, है ना। 2010-11 के पहले क्या ऐसी स्थिति थी? बिल्कुल नहीं थी, है ना। पहले की जो मतलब एक त्योहार की अगर अपन बात करें, तो पहले व्यक्ति स्वयं घर पर जाता था और घर पर जाकर दिवाली की शुभकामनाएं देता था। अब क्या होता है, बस व्हाट्सएप को ओपन किया और हैप्पी दिवाली कह दिया, फेसबुक इंस्टा पर अपन ने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, है ना। तो यहाँ पर भावनात्मक कमी तो कहीं ना कहीं दिखती है ना। भावनात्मक रूप से कमी दिखती है पहलों के संबंध में और अभी के संबंध में। अगर परिचर्चाएं करें या बात करें, तो यही क्या आया है, डिफरेंस आया है। अब अगर ऐसा भी नहीं है कि 2010-11 के पहले मोबाइल नहीं थे तो रिश्ते मजबूत होते थे, है ना, और वर्तमान स्थिति में रिश्ते क्या है, कमजोर है। तो इसका यही एक रीजन है कि पहले जो दर्शन होते थे साक्षात दर्शन होते थे, अब एक डमी के रूप में दर्शन होते हैं। इसको ये मान सकते हैं, डमी के रूप में दर्शन होना मतलब कि हाँ, बस एक महसूस होना। आज की उसमें जो परिचालक है महसूस है, अब आज के उसमें साक्षात होते हैं क्या? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आज के युग में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को समय ही नहीं है। तो वो सारी चीजें पर्याय के रूप में होती है कि मानव जीवन एक मशीनरी रूप में हो गया है, ना कि संस्कृति के रूप में। पर संस्कृति जो परिवर्तित होती है वो किसमें हुई है, आपके परिवर्तन का पर्याय बनी। परिवर्तन का पर्याय मतलब कि अपन दिवाली तो आज भी मनाते हैं, पर अब क्या हो गई, मशीनरी दिवाली हो गई। मशीनरी दिवाली मतलब अपन ने दिवाली की अगर अपन ने किसी को विशेष दी है, तो विशेष किस रूप में दी है, अपन ने मोबाइल के रूप में दी। और पहले क्या होता था, व्यक्ति साक्षात जाके उसको क्या करता था, वो करता था कि हाँ भैया दिवाली की मैं शुभकामनाएं देना, मैं खुद आया हूँ, ऐसा। ठीक है। हाँ, अब देखिए, सभ्यता संस्कृति की क्या है, वाहक है। सभ्यता जो है संस्कृति की वाहक है। मतलब संस्कृति से मैं आपको शुरू से बताते चल रहा हूँ कि संस्कृति से मिलके ही क्या बनी है, आपकी सभ्यता बनी है। जब संस्कृति को ज्यादा टाइम हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी सभ्यता के रूप में। क्लियर है? आई होप आपको इन दोनों के संबंध समझ में आए होंगे। जैसे पहला पॉइंट, संस्कृति सभ्यता का पर प्रभाव डालती है, डेफिनेटली डालती है। सभ्यता संस्कृति का पर्याय है, डेफिनेटली है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है।
क्लियर है? नेक्स्ट उसमें अपन देखेंगे सामाजिक समरसता के घटक। सामाजिक समरसता क्या होती है दोस्तों? सामाजिक समरसता के संदर्भ में अगर कहा जाए तो एक ऐसा विषय है, ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि जहां पर वर्तमान समय के समाज और राष्ट्र की आवश्यकता हो। तो वर्तमान समय में समाज क्या चल रहा है, वर्तमान समय में राष्ट्र क्या चल रहा है, उसकी आवश्यकताओं को देखेंगे तो वो क्या होगी, आपकी समरसता वाली भावना। समरसता मतलब एक जैसा होना, ना तो किसी भेदभाव का होना, ना मन में द्वेष होना, है ना, ना किसी ऐसी चीज का होना कि जिससे आपकी समरसता में क्या है, कमी है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सामाजिक समानता का होना। देखिए विभिन्न प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के रंग रूप, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में अपना भारत देश क्या हुआ, बटा हुआ है। और उसी भारत देश में अपने को किसकी बात करनी है, अपने को समरसता की बात करनी है। अब समरसता की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर इन सारी चीजों को एक रूप में लाना, जैसे कि मान लो अपन ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो अमीरी गरीबों को देखा। अब गरीबी को अपन सरकार क्या करती है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको ऊपर उठा कर लाती है, तो वहां पर एक समरसता का भाव लेकर आती है ना। समरसता का मतलब होता है एक प्रकार का एक सामाजिक आंदोलन, है ना। सामाजिक समरसता की अगर अपन बात करें तो सामाजिक आदर्श का प्रत्यय सामाजिक समरसता है, यह एक एकत्व का चिंतन है तथा यह आत्मी अथवा आत्मवत व्यवहार का दर्शन है जो एक आंदोलन बन चुका है। एक आत्मी दर्शन है सामाजिक समरसता, मतलब एक भावना एक आत्मीयता से होता है, किसी भी एक भावनाओं में जब बहता है व्यक्ति तो क्या होता है, एक आत्मीयता से बहता है। मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊं एक ज्वलंत एग्जाम्पल के तौर पर, धर्म के रूप में बटा हुआ इंसान, है ना, भेदभाव के रूप में बटा हुआ इंसान, जातिगत रूप में बटा हुआ इंसान, आर्थिक दृष्टि दृष्टि से बटा हुआ इंसान, इन सारे प्रकार के जो बटे हुए इंसान है इसको अपने को क्या लानी, समरसता लानी, मतलब एकता लानी। जो कि अभी ये अगर मान लो अपने को ये भाव खत्म करना है, ये भाव खत्म कब होंगे, जब आपके आत्मचिंतन होगा, एक चिंतन होगा, जब आपकी आत्मा ये कहेगी कि भैया धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसके धर्म के हिसाब से अगर अपन बात करें तो वहां पर क्या नहीं होगा, एक भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा, है ना। भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो एक मन में भावना आ रही है वो, या मन में अगर अपन परिचय उसकी बात करें कि भैया आत्माओं का अलग होना, तो सबसे पहले चीज स्ट्राइक कहाँ होती है, आत्मा में। तो ये जो वर्तमान में सामाजिक समरसता का प्रथम जो घटक बना है वो क्या बना है, आपका सामाजिक आंदोलन बन गया। क्लियर है? यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एकीकरण की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भावनात्मक चीजें जो अलग हुई है उसके एकीकरण की जब अपन बात करते हैं, उसके जब समरसता की अगर अपन बात करते हैं तो सामाजिक समरसता का पहला घटक आपका सामाजिक आंदोलन कहलाता है। ये सारी घटनाएं हो का रही, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति अगर अलग हुआ है, या अपन उस चीज की बात करें कि मान लो एक द्वेष भावना ये किसी के धर्म के प्रति धर्म के रूप से अलग हुआ, है ना। अगर पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करें तो अलगाववाद की समस्या है अपने भारत देश में, पूर्व में अलग समस्या है, पश्चिम में अलग समस्या है। पूर्वोत्तर में अलगाववाद की समस्या की बात करें, उत्तर में अगर अपन अगर कश्मीर की बात करें तो वहां एक अलग समस्या है। तो इस सामाजिक समस्याओं को अपने को एकीकरण के रूप में बांटना या सामाजिक समरसता से चलना एक आंदोलन बन चुका है, जिसको क्या कहते हैं, सामाजिक समरसता के घटक का सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो क्या है, आपका सामाजिक आंदोलन का होना। दूसरे की अगर अपन बात करें तो अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित हिंदू संस्कृति, इसके अंतर्गत देखते हैं हिंदू संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित है। भारत अपना सामाजिक दर्शन है तथा हिंदू सिद्धांत एवं हिंदू संस्कृति में विभेद नहीं है। सामाजिक समरसता सामाजिक आदर्श का ही प्रत्यय है तथा भारतीय सामाजिक दर्शन एवं सामाजिक संस्कृति के मूल्य से उत्पन्न सामाजिक विचार। देखिए हिंदू सिद्धांत और हिंदू संस्कृति क्या नहीं है, विभेद नहीं है। अरे यार आप खुद सोचिए कि हिंदू ने जो सिद्धांत बनाए तो क्या हिंदू की संस्कृति अलग होगी, नहीं है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, आदित्य सिद्धांत।
यहाँ पर हिंदू जो है, हिंदू सिद्धांत एक है, हिंदू संस्कृति एक है। मतलब क्या हो गया, ये अद्वैतवाद का सिद्धांत हो गया जो कहाँ पर चलता है, अपने इंडिया में चलता है। क्लियर है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है सामाजिक समरसता, विस्तार व संस्कार। देखिए सामाजिक समरसता का विस्तार और संस्कार की जब अपन बात करेंगे, परिचर्चाएं करेंगे, तो यहाँ पर समरसता मतलब एकीकरण का भाव आना, मतलब भावनात्मक रूप में परिवर्तन होना। फिर दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अलगाववाद की समस्याओं को अगर इंडिया दूर कर रहा है, भारत दूर कर रहा है, या फिर यहाँ पर अपन ये बात करेंगे कि मान लो किसी में द्वेष भावना है, धर्म को लेकर द्वेष भावना है, जातिगत विचारों पर द्वेष भावना है, विवाह संबंधित विचारों पर द्वेष भावना है, तो उनमें अपन किस चीज की बात करेंगे, एकीकरण की बात करेंगे। तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपकी सामाजिक समरसता और विस्तार वाली जो संस्कार कहलाते हैं उसके अंतर्गत आएगी। कई बार होता है कि जैसे आज भी वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो अपने यहाँ पर लव मैरिज या को क्या नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उस समरसता, जब एकीकरण की अपन बात करेंगे, उस संस्कार की बात करेंगे, क्यों, वो भी तो विवाह बंधन हुआ, वो भी तो गंधर्व विवाह है, विवाह के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। तो उस दृष्टि को अपने को यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है, समरसता के भाव को लाना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हुआ समरसता अंतर्वस्तु। समरसता अंतर्वस्तु के अंतर्गत अपन देखते हैं कि समरसता अस्मिता तथा पहचान का प्रश्न नहीं है। तो किस चीज का प्रश्न हुआ, देखिए समरसता पहचान का वो नहीं है कि जैसे मान लो जातिगत बटा हुआ समाज है ना, आपका भावनात्मक बटा हुआ समाज, आपका अलगाववाद, सीमाओं से बटा हुआ समाज, तो ये अंतर्वस्तु का विषय नहीं होता है। ये आपकी पहचान नहीं बनती कि आपने आपकी जातिगत चीजों को बांट दिया। अगर मान लो किसी ने कहा कि भैया हम चंद्रवंशी, तो यहाँ पर किस चीज का भाव आया, यहाँ अलगाववाद की समस्या हुई है, यहाँ समरसता का भाव नहीं आया। फिर वहीं अगर किसी दूसरे ने कर दिया भैया हम सूर्यवंशी, वहीं हमने किसी ने कह दिया कि भैया हम फलाना, हम ढिमका, हम डिटोरा, तो यहाँ एकीकरण की बात होती है समरसता के अंदर, ना कि अलगाववाद की बात। ठीक है। तो यहाँ पर एक रचनात्मक मूल प्रकृति होती है समरसता की, कि एक वैचारिक दृष्टिकोण अगर आपका सकारात्मक होता है तो ही आपका क्या होती है, समरसता के भाव आते हैं। अगर मान लो आपके समरसता के भाव नहीं आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होता है। ठीक है। तो आपके समरसता के घटक आपको क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इसका एक पॉइंट और बता दूं कि जो अंतर्वस्तु वाला पॉइंट है उसमें सामाजिक समरसता में अस्मिता तथा पहचान का प्रश्न नहीं है, भिन्न अस्तित्व तथा अस्तित्व का आत्मसमर्पण। इसमें समत्व, अपनत्व और ममत्व के साथ सामाजिक एकत्व के साथ अस्तित्व है। बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब समत्व मतलब समाया हुआ, अपनत्व मतलब अपने की भावना, ममत्व मतलब ममतामयी भावना, और एकत्व मतलब एक रूप से, सह अस्तित्व मतलब उसका होना, है ना। मतलब यही ध्यान रखना, समरसता अंतर्वस्तु के अंतर्गत समत्व, अपनत्व और ममत्व और एकत्व। देखिए जहां पर ये चार ही चीजें नहीं होती ना, वहां पर अलगाववाद की समस्या या अलग अलग थॉट्स लेके हो जाती है। समरसता की बात करें तो ये चारे पांच ही फंक्शन होना क्या होते हैं, जरूरी होता है। ठीक है। आई होप आपको समरसता क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आप क्वेश्चंस लिख के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं, फिर दूसरा आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है। अगर अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे तो क्वेश्चंस लिखिएगा, सभ्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना, संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरी, टॉयलर के अनुसार सभ्यता को परिभाषित कीजिए, उसको बताइए, है ना। सभ्यता और संस्कृति में अंतर लिखिए, लघु उत्तरी क्वेश्चन। इस प्रकार से आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस में। आई होप आपको ये टॉपिक क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा कोड नितिन01 को क्या करें, आप यूज करें, जिससे आपको 10% का क्या मिलेगा, सीधे सीधे क्या मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, है ना। आपके सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप इसको लाइक करें, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लेट्स क्रैक इट एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब करें, और मेरे कोड नितिन01 का यूज करें और 10% का क्या करें, लाभ लें, और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके उस पर मिलता रहे, नेक्स्ट लेक्चर की सूचना आपको मिले। ठीक है।
बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।